सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए ये हफ्ता बहुत ही रिकॉर्ड साज रहा है। हर गुजरते दिन के साथ एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ और एक ऑल टाइम हाई राइज मार्केट ने देखा। 100 इंडेक्स इस वक्त अपनी बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुका है। आज 100 इंडेक्स हैरानकुन तौर पर 66,000 की सतह को भी अबूर कर गया और अब आने वाले हफ्ते में मजीद कितनी तेजी एक्सपेक्ट की जा सकती है। यहाँ पर करोड़ों अरबों रुपए का फायदा इस वक्त सरमायाकारों को हो रहा है। कितने वो खुश हैं, इसी बारे में मजीद जानेंगे। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे कफील अहमद हमारे साथ मौजूद है। कफील, बताइएगा 66,000 की सतह को भी आज इसने क्रॉस कर लिया है। अब आने वाला हफ्ता मजीद तेजी के साथ आएगा, क्या इस वक्त कह रहे हैं सरमायाकार? तो काफी मुमकिन है और वो खासे पर एतमाद दिखाई देते हैं कि इस वक्त जो मार्केट की पोजीशन है वो पाकिस्तान में हाईएस्ट लेवल पर इस वक्त जो है वो इंडेक्स जो है वो पहुंच चुका है। 66,000 की मार्केट जो है वो आज अबूर कर रही है। और अगर हम बात करें ओवरऑल जो ऑटो सेक्टर और इसके अलावा पावर सेक्टर और इसके अलावा जो है वो दीगर सेक्टर में खासा जो है वो फोकस रहा है। और लेकिन सेंटिमेंट तो पॉजिटिव ही है और सरमायाकारों को यही कहना है कि अब जिस तरह मार्केट जिस अंदाज में ऊपर जा रही है वो उसमें थोड़ी बहुत करेक्शन जो है वो देखी जा सकती है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है। और आइंदा आने वाली जो वीक है अपकमिंग मंडे से उसमें जो है वो बाजार के जो तमाम इस वक्त माहिरीन उनको यही कहने के 66,000 67,000 उसके अलावा जो ऊपर के इंडेक्स हैं वहाँ भी मार्केट जो है वो ट्रेड करती हुई दिखाई देगी। ठीक है, कफील ये भी बताएगा कि ब्रीफली अगर ये बता सकें कि ये इस वक्त अभी कौन से वो सेक्टर्स हैं जो कि टॉप 3 टॉप 5 कहे जा सकते हैं क्योंकि बड़े जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं इस वक्त? हम बात करते हैं तो इस वक्त जो है वो ऑटो सेक्टर खासा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। ऑयल सेक्टर के अंदर जो है वो खासी जो है वो तेजी देखी जा रही है। उसके अलावा पावर सेक्टर के अंदर जो है वो चीजें देखी जा रही है। ऐसे के तहत जो ये 3-4 शोबे हैं जिसमें खासा फोकस किया गया मिनरल्स के अंदर, पावर के अंदर और ऑयल सेक्टर के अंदर, इसलिए कि जो यूएसए हमारी कमिटमेंट हुई है उसके अंदर भी जो है वो इन चीजों पर खासा फोकस किया जा रहा है। तो ये वजूहत है कि इसके अंदर खासा सरमायाकारों का रुझान है और इसकी वजह से खरीदारी है वो तेजी के साथ जो है वो देखी जा रही है। और सरमायाकार ये भी कह रहे हैं कि जो इस वक्त करंट अकाउंट डेफिसिट को खासा जो है वो कम करने में हुकूमती इक़दाम में जो है वो इक़दाम के बाद जो है वो कमी आई है और यही वजूहत है कि मार्केट जो है वो एक अच्छा बिहेव कर रही है जो कि अपकमिंग वीक के अंदर भी आपको दिखाई देगा। बहुत शुक्रिया कफील अहमद, हमारे नुमाइंदे बता रहे थे इस वक्त नया रिकॉर्ड स्टॉक मार्केट में बना है। प्राइम मिनिस्टर नवाज काकड़ साहब भी यहाँ पर आए और उन्होंने भी इस सिलसिले में एक तकरीब से जब गुफ्तगू की तो कहा कि SIFC के थ्रू खासतौर पर जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं वो आने वाले दिनों में मजीद कारआमद साबित होंगे। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं एहसन मेहनती साहब, MD एंड CEO हैं आरिफ हबीब ग्रुप के। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये इस वक्त हम जो एक मार्केट में राइज देख रहे हैं ये इस कंटिन्यूटी कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तो ये मुआहदे जो कि SIFC के थ्रू हो रहे हैं, अभी तो ये इन्वेस्टमेंट इसका ये एक सिर्फ नुक्ता आगाज़ है, अभी तो वो इन्वेस्टमेंट पहुंची नहीं है। जब आहिस्ता आहिस्ता ये मुआहदे अपने तकमील के मराइल में पहुंचेंगे तो उस वक्त फिर क्या सूरत हाल रहेगी? देखें, अनफॉर्चुनेटली हम देखें तो काफी इससे पहले प्रॉब्लम्स हमें रहे थे। सर्कुलर डेट मैनेजमेंट के गैस प्राइसेस हमने उस तरीके से नहीं पॉलिटिकल गवर्नमेंट में जो कैरी की थी और फिर उसके बाद हमने कोई $100 बिलियन की एक्सपोर्ट के प्लान भी नहीं बनाए थे। तो आई थिंक कि केयरटेकर गवर्नमेंट अगर आप देखें तो SIFC जो एक सिल्वर लाइनिंग है और फिर जाहिर है $100 बिलियन के कमिटमेंट्स इससे पहले कहे गए कि ये आइडियली सऊदी अरेबिया, UAE से, कुवैत से और कतर के का एंगल था और फिर जाहिर है आगे और भी कंट्रीज जिसमें ऐड होंगे। तो उसके बाद रुपी स्टेबिलिटी भी जाहिर है हमने इससे पहले नहीं देखी। ये 20% रुपया अप्रिशिएट कर गया, 60%, 65% स्टॉक मार्केट इंप्रूव कर दी। तो आई थिंक के फंडामेंटल्स जो हैं वो क्रिटिकली इंप्रूव में है। अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन साथ नहीं दे रही क्योंकि 42% इन्फ्लेशन फिर SBI का डेटा आया है जो वीकली इन्फ्लेशन होती है। तो अनफॉर्चुनेटली इन्फ्लेशन साथ नहीं दे रही, बट इंटरेस्ट रेट जो है उसके बावजूद जो है हम देख रहे हैं कि जो बॉन्ड यील्ड्स है गवर्नमेंट की उसमें कमी देखी जा रही है। और अब ये गवर्नमेंट सुकूक जो है स्टॉक मार्केट के अंदर भी आकर लिस्ट होंगे जिसकी आज इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर साहब ने की। तो आई थिंक एक अच्छा एंगल दिया है और एक अच्छा डायरेक्शन दिया है जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। किसी केयरटेकर गवर्नमेंट में हमने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देखी। तो ऐसे साहब ये सिर्फ बैरूनी सरमायाकारी का नतीजा है या इस वक्त लोकल इन्वेस्टर का भी एक ट्रस्ट डेवलप हुआ है इस केयर टेकर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस पर और जो इक़दाम उठाए गए उससे एक लोकल इन्वेस्टर का भी ट्रस्ट डेवलप हुआ है और नई इन्वेस्टमेंट आई है मार्केट में? देखिए, पहले तो ये स्टेट ओन्ड सारे म्यूचुअल फंड्स थे जिन्होंने जो है ये बाइंग स्प्री क्रिएट की अराउंड 50,000 लेवल तक। अब उसके बाद तो जो है वो जाहिर मार्केट के अंदर इतना सेंटिमेंट पॉजिटिव हो गया और फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हुए जिस तरह IMF के जो ट्रांच है, आई थिंक कि इसका मिलना जो है वो भी अनप्रेसिडेंटेड है क्योंकि IMF से भी डील करना काफी डिफिकल्ट इससे पहले पाया जाता था। अब IMF ने भी जो है वो अच्छा नोट दिया, एक अच्छे रिलेशनशिप है, पाक यूएस रिलेशनशिप अगर आप देखें उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई है केयरटेकर गवर्नमेंट में।
इसी तरीके से जो हम चाइना के साथ जो सीपेक प्रोजेक्ट्स में हमारी जो डेवलपमेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब चाइना भी गए, और आई थिंक जो हम देख रहे हैं रशिया के साथ डेवलपमेंट है, ये सारी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं जिसके नताइज जो है वो हमें नजर आ रहे हैं। और ऐसे साहब, ये जो 4-5 सेक्टर जो इस वक्त बड़े ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, जिसमें ऑटो सेक्टर है, बैंकिंग, ऑयल, पावर, अब इसके अलावा जो दीगर सेक्टर्स हैं वो अभी इतना बेहतर परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे? ये अभी जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे IMF के प्रोग्राम को लेकर, या ये जो बैरूनी सरमायाकारी अभी आ रही है SIFC के थ्रू, उसके बाद ये ओवरऑल सारे सेक्टर्स पर इसके मुस्बत असरात मुरतब होंगे? देखिए, ये 4 सेक्टर में प्राइमरीली जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। अब आई थिंक कि ये जो फॉरेन इन्वेस्टर का रोल रहा है, जो नवंबर के माह में $30 मिलियन हमने देखा कि वो हमें नजर आया, वो अनप्रेसिडेंटेड है। पिछले कुछ 1 साल 2 साल से हम देख रहे थे कि पैसा नहीं आ रहा था, निकल रहा था। नेट $30 मिलियन आया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये 4 सेक्टर्स के अंदर वो पैसे गए। और फिर जाहिर है हमने देखा कि इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी लोकल वो ऑयल सेक्टर में इसलिए गई कि अर्निंग्स बहुत स्ट्रांग थी। तो मैं ये समझता हूँ कि अर्निंग जो है चूंकि इतनी स्ट्रांग है, यानी कि कंपनी के मुनाफे इतने अच्छे आ रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर इन 4 सेक्टर को फोकस कर रहे हैं। और ये फोकस करते हुए जो है हम देख रहे हैं कि स्टेट ओन फंड्स ने इसको शुरू किया, फिर रिटेल इन्वेस्टर इसमें आ गया, फॉरेन इन्वेस्टर भी आ गया। अब हम देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में MSCI में हमारा वेट भी इंप्रूव होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो ट्रिगर हो रही हैं, एंड स्टेप वाइज जो है वो हमें उसमें इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। जैसे आइडियली हमें इन्फ्लेशन कम नजर आएगी, बट इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं। फिर उसके साथ हम देखें तो रेमिटेंसेज बढ़ गई है, करंट अकाउंट डेफिसिट के अंदर कमी आई है 32%। तो आई थिंक ये सारे जो है वो इम्प्रूवमेंट हमें नजर आ रही है। तो ऐसे साहब, प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर आए, उनके अभी आगे के उनके पास टाइम तो ज़ाहिर है लिमिटेड ही है, लेकिन उस लिमिटेड टाइम में भी अभी उनके पास आगे क्या प्लान्स हैं? क्या इंटरेस्ट रेट की कमी की कोई यकीन दहानी वो करा के गए? मार्केट की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिसकी श्योरिटी उन्होंने अभी दी हो आप लोगों को? देखिए, डिस्काउंट रेट के एक लेवल पर होने के बावजूद जो है ट्रेजरी बॉन्ड की यील्ड्स कम होना, आई थिंक ये एक अनप्रेसिडेंटेड जो है वो मूव है। फिर इसके अलावा स्टेट बैंक के अपने शुमार 5 से 7% इन्फ्लेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन द 2024। तो आइडियली जो है तमाम इंटरनेशनल जो ब्रोकरेजेस हैं या फिर जो रिपोर्टिंग एजेंसीज हैं, उनकी तरफ से इंडिकेशन है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो उसके अंदर जो है मैसिव कट होगा इन 2024, और फिर जो है सिंगल डिजिट पे इन्फ्लेशन आने लगी है 2025 में। एहसन मिंती साहब, ये साल खत्म होगा, अभी हम 66,000 की सतह पर इस मार्केट को देख रहे हैं। शायद साल खत्म होने तक 75 या कोई 80 के अराउंड भी पहुंच जाए। अब ये 6 फिगर्स में जो इसकी एंट्री है वो कितनी इंपॉर्टेंट होगी, वो कब तक एक्सपेक्टेड है? चूँकि आगे एक बड़ी एक्टिविटी होनी है इलेक्शन से मुतालिक भी, तो ये आने वाले दिनों में मार्केट कहाँ और कैसे जा रही है? देखेंगे 1600 पॉइंट्स आज मार्केट तेज हो रही है, और आई थिंक क्लोज भी आइडियली उसी लेवल पर होगा। तो आई थिंक ये अनप्रेसिडेंटेड है। हमने तो कभी ऐसे इतनी ज्यादा जो है वो तेजी नहीं देखी मार्केट में। और आई थिंक उसका रीजन यही है कि इनिशिएटिव्स दिए गए हैं स्मगलिंग को कर्व करने के लिए। मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने कोशिश की है कि रुपये को जो है वो स्ट्रांग बनाया जाए। इन्वेस्टमेंट आए SFC से, और फिर सीपेक प्रोजेक्ट्स को जो है डेलिब्रेट करें, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज करें। $100 बिलियन एक्सपोर्ट के टारगेट की तरफ जो है पेशरफ्त की जा रही है। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर हम वो कंपनीज को बैंकरप्ट होते हुए देख रहे थे, आई थिंक वो कंपनीज जो है वो ग्रेजुअली सर्कुलर डेट कम करते हुए फंडामेंटली जो है वो अपने स्टेक सेल कर रही है किसी फॉरेन इन्वेस्टर को। जो हमने देखा पाकिस्तान रिफाइनरी जो है होपफुली जो है वो अपने ओनर जो उसके हैं वो चेंज होंगे, वो चाइनीज ओनर जो है उसमें इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो आई थिंक कि फॉरेन इंटरेस्ट जो है वो अचानक से जो है वो हमें डेवलप होते हुए नजर आया। उसकी वजह ये कि हमारे जो कंट्री के इकोनॉमिक जो फंडामेंटल्स हैं वो ज्यादा स्ट्रांग हुए हैं, और हमने जो है IMF प्रोग्राम को या IMF को या हमारे लेंडर को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट किया है, फिस्कल जो उनके टारगेट्स हैं उनको मीट किया है। सही। और ये भी बताएगा ऐसा सब कि ये इस वक्त फॉरेन इंटरेस्ट हम देख रहे हैं, अगर ये गैर मुल्की सरमायाकारी कंपनीज मजीद तादाद में पाकिस्तान में आती हैं और न सिर्फ स्टॉक मार्केट बल्कि दीगर सेक्टर्स को भी अपने इंटरेस्ट का एक मरकज़ बनाती हैं, तो ये फिर आने वाले ओवरऑल इकॉनमी पर इसके कितने बेहतर इम्पैक्ट क्रिएट हो सकते हैं, और फिर ये असरात नज़र कितने अरसे में आएंगे हमें? देखिए, बिल्कुल ये जो आदाद शुमार है ग्रोथ के वो 2% को अब क्रॉस कर रहे हैं। और आई थिंक कि अगर स्टॉक मार्केट इसी तरह से चलती रही तो हमें ये नजर आएगा कि ये सारा इन्वेस्टमेंट जो है फॉर एग्जांपल प्राइवेट सेक्टर की तरफ भी जाएगा। तो आई थिंक कि जो आने वाले वक्त हैं उसमें हमने रिमिटेंसेज बढ़ते हुए देखनी है, करंट अकाउंट डेफिसिट को कम होते हुए देखना है, ट्रेड डेफिसिट कम हो गया है 31%। फिर इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो हमारे जो इन्फ्लेशन है उसके कम आना है, इंटरेस्ट रेट को कम होना है। तो बहुत सारी सिचुएशन जो है दी ऑफिंग है, SIFC के पैसे आने, IMF के, बायलैटरल एजेंसी, कल ADB ने $600 मिलियन पाकिस्तान के लिए अप्रूव किया है प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आई थिंक बायलैटरल एजेंसीज भी अपना रोल प्ले कर रही हैं। अभी के जी बहुत जी अच्छी नीयत है गवर्नमेंट
इलेक्शन जो है, नई गवर्नमेंट भी अगर अच्छा परफॉर्म करती रहेगी तो पैसा भी आता रहेगा मुल्क के अंदर, इन्वेस्टमेंट भी, एंड थिंक इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट नंबर सारे अच्छे होते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन मेहनती साहब हमारे साथ मौजूद थे, CEO आरिफ हबीब ग्रुप के, और कह रहे थे कि आने वाले दौर में अभी चंद दिनों में ही स्टॉक मार्केट मजीद ऊपर जाएगी और इस वक्त जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, जो लोगों का एतमाद इस वक्त निगरान हुकूमत पर, उसकी वजह से नई सरमायाकारी भी आ रही है। बड़ी अहम खबर, लेकिन साथ साथ बुरी खबर भी है कि गैस की कीमतों के से मुतालिक जो एहतजाज किया गया था सनतकारों की जानिब से, अब उनमें से चंद सनतकारों के गैस कनेक्शन कटना शुरू हो गए हैं और SSGC ने यह कदम उठाया है। जो एहतजाज पिछले दिनों देखा गया सनतकारों की जानिब से, अब उसकी कीमत उन्हें चुकाना पड़ रही है और गैस कनेक्शंस को काटा जा रहा है और इन कनेक्शंस के काटने के नतीजे में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को बड़े पैमाने पर मुतासर किया जा रहा है। वो बड़े पैमाने पर मुतासर हो सकती है। बहुत से ऐसे ऑर्डर्स हैं जो कि गैस के कनेक्शंस काटने की वजह से पूरे नहीं किए जा सकेंगे। बोल न्यूज़ के रिपोर्टर कफील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस सूरत हाल की मजीद तफसील जानेंगे। कफील, ये कनेक्शंस क्यों काटे जा रहे हैं? क्या एहतजाज जो किया गया था अभी 2-3 रोज पहले, ये उसकी वजह से इस वक्त SSGC हरकत में आई है? देखिए अरबाब, मैं आपको बताऊं कि ये 49 यूनिट्स हैं कराची में इस वक्त, जिसमें टेक्सटाइल का बड़ा हिस्सा है। उनकी गैस कनेक्शन को जो है वो मुनक़ता किया गया सुई गैस की जानिब से, और इस हवाले से जो हमारी कराची इंडस्ट्रियल अलायंस के जो चेयरमैन है इस वक्त जावेद बिलमानी, उनसे बात हुई तो उनके मुताबिक न सिर्फ गैस के कनेक्शन जो है वो कट कर दिए गए, बल्कि जो इन्होंने मुतालबात के लिए एक एहतजाज किया था और बाकायदा स्ट्राइक की थी, उसके नतीजे में ये किया जा रहा है जो कि इनकी जानिब से इल्जाम आयद किया गया। और ये कहना है कि इसमें टेक्सटाइल के बहुत सारे यूनिट्स हैं जिनकी गैस के लिए बाकायदा यकीन दहानी कराई गई थी कि आज सुबह बहाल कर दी जाएगी, लेकिन ताहाल ऐसा नहीं हुआ है। और उनका कहना है जो क्रिसमस के मौके पर जो एक्सपोर्ट के ऑर्डर्स हैं वो भी जो है वो उसका डिले होने का खर्चा है और बड़ी तादाद में जो है वो मनसूख होने का भी खर्चा है। तो ये तमाम सूरत हाल उन्होंने फौरी तौर पर मुतालबे किया गवर्नमेंट से कि जो है वो ना सिर्फ गैस की कीमतों में कमी की जाए, बल्कि जो गैस कनेक्शन जो डिस्कनेक्ट किए गए उनको फौरी तौर पर रिस्टोर किया जाए। तो कफील, ये मुनक़ता करने की वजह सामने क्या है? SSGC का क्या कहना है? क्या ये नॉन पेमेंट पर बंद किए गए? नॉन पेमेंट के बाद भी पहले नोटिस किया जाता है? राब्ता करने की जो है कोशिश करें, लेकिन उनके तर्जुमान है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं। और जो तमाम सनतकार उन्होंने ये इल्जाम आयद किए कि हमने जो एहतजाज किया था, स्ट्राइक कॉल की थी, उसके बाद ही हमारी जो तमाम जो गैस कनेक्शन है उनको मुनक़ता किया गया है। अच्छा, और ये कौन कौन से सेक्टर्स इसमें कवर किए गए हैं? वो कौन कौन सी मिल्स या इंडस्ट्रीज हैं जिनके भी कनेक्शंस काटे गए? देखिए, कोरंगी जो है वो सनती एरिया के अंदर जो है वो गैस कनेक्शन किए गए अपने डिस्कनेक्ट, उसके अलावा स्पाइट के एरिया के अंदर किए गए, नॉर्थ कराची में किए गए जो कि तमाम सनतकारों के मुताबिक। तो इसमें तकरीबन ये 50 के करीब यूनिट्स हैं जिनके जो गैस कनेक्शन है उनको मुनक़ता किया गया और ताहाल अब से 5 मिनट कबल से भी मेरी बात हुई है तो उनके मुताबिक इनको रिस्टोर जो है वो नहीं किया गया था। और कफील को नोटिस किया गया था इनको पहले से? कोई वार्निंग दी गई थी? कोई वजह इनको बताई गई थी? इनके इल्म में है, सनतकारों के इल्म में? जो बलवानी साहब से हमारी बात हुई वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं कहा गया था और जो प्रॉपर जो अपनी बिलिंग होती है वो हमारी जानिब से जो है वो होती रही है। लेकिन जब से ये हमने स्ट्राइक कॉल की और एक दिन की स्ट्राइक सामने आई थी, उसके बाद से जो है ये जो है वो गैस तो ये पहली दस्तयाब नहीं थी, उसके बाद जो है अब ये बाकायदा जो है वो डिस्कनेक्ट कर दिया गया, जिसकी वजह से हमें। ठीक है, चलो, सनतकारों के कहना है कि उन्होंने एहतजाज किया था, इस वजह से SSGC की जानिब से गैस कनेक्शन काटे गए। ऐसे अभी तक सामने नहीं आ सका है। बहुत शुक्रिया, कफील अहमद पूरी सूरत हाल से अपडेट कर रहे थे। और इस वक्त बैनुल अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमत में मजीद कमी हुई है, जबकि गैस भी सस्ती हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये कीमतें बढ़ रही हैं। गुज़िश्ता चंद रोज़ के दौरान ब्रांड खाम तेल की कीमत में खातिर खा कमी आई है, 4% की इसमें कमी हुई है। इस वक्त कीमतें गिरकर कहाँ पर पहुँच चुकी हैं, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, फिर वापस आएंगे। डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब साबिक सेक्रेटरी हैं, पेट्रोलियम के और एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, उनसे हम बात करेंगे। तो आलमी मंडी में जब भी ये कीमतें बढ़ती हैं, पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन आलमी मंडी में जिस तनासुब से ये कीमत कम होती है, उसी तनासुब से पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की या फिर गैस की कीमतें कम क्यों नहीं हो पाती, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ये एक आम आदमी का भी ये सवाल है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल महंगा होता है तो पाकिस्तान में भी उसी तनासुब से होता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जब वहाँ पर कमी होती है तो वो फ़ायदा फिर पाकिस्तान के अवाम को क्यों नहीं मिलता? वो फिर ये हुकूमत क्यों ले जाती है उस फ़ायदे को? देखिए जी, ये जिस वक्त तेल की कीमत कम होती है तो फिर फौरी तौर के ऊपर हमारे पाकिस्तान की मंडी में तेल की कीमत कम नहीं होती और वो देखते हैं, रुझान देखते हैं। जब तक रुझान कम होने का ना हो तब तक वो चीज़ जल्दी कम नहीं होती। लेकिन जब तेल की कीमत ज्यादा होनी होती है तो फिर फौरन की कीमत ज्यादा हो जाती है और वो इस तरीके से
एक फर्क रहता है जी। जो मौजूदा कीमत होती है पाकिस्तान की मंडी में और और जो दुनिया में कीमत होती है उसके अंदर एक फर्क रहता है जी। और वो फर्क जो है फौरी तौर के ऊपर कम नहीं हो सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने एक फंड रखा होता है जिसको स्टेबलाइजेशन फंड होता है जी। और वो स्टेबलाइजेशन फंड फौरी तौर के ऊपर अगर तेल महंगा हो जाता है तो वो उस फंड से कीमत बढ़ा दी जाती है, लेकिन आपकी अपनी मार्केट में कीमत को नहीं बढ़ाया जाता। और फिर जिस वक्त कीमत कम होती है तो वो कीमत को बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से वो उसको कहते हैं कि स्टेबलाइजेशन फंड। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये इस स्टेबलाइजेशन फंड की कोई अकाउंटेबिलिटी होती है? ये जब कीमत में कमी जब की जाती है, जब नहीं होती कमी और आलमी मार्केट में कमी होती है, वो जो आवाम अरबों रुपए के रिलीफ से महरूम हो जाते हैं, तो वो उन अरबों रुपए का कौन अकाउंटेबल होता है, कौन जवाबदेह होता है कि वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, किस मद में जा रहे हैं? देखिए, जब आप स्टेबलाइजेशन फंड को क्रिएट करते हैं, मेंटेन करते हैं, तो उसको आप एक लिहाज से ऑटोनॉमी देते हैं उस फंड को, और वो फंड जो है वो खुद अपने आप को वो कंट्रोल करता है। और जैसे ही कीमतें अचानक बढ़ जाती हैं तो बढ़ाते हैं, वरना अचानक ना बढ़े तो वो कीमत को बढ़ाते नहीं हैं और वो थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन कर देते हैं। ये तरीका मैंने बहुत इसके ऊपर फाइट की थी और बहुत ज्यादा प्रेशराइज किया था कि आप एक दफा हिम्मत करें और स्टेबलाइजेशन फंड बना दें और फिर उसके बाद उसको ऑटोनॉमी दे दें। अगर जब ऑटोनॉमी दे देते हैं तो फिर वाकई वो फंड जो है ऑटोनोमसली ऑपरेट करता है। जब तो डॉक्टर साहब अभी ये फंड किसके अंडर में होता है? ये ओगरा के अंडर में होता है, ये प्राइम मिनिस्टर के अंडर में होता है, ये इकोनॉमिक मिनिस्ट्री के अंडर में होता है? नहीं, हमारे पास तो फंड है ही नहीं है। अच्छा, है ही नहीं? है ही नहीं है। अच्छा। ये नहीं, कोई भी ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसके पास उन्होंने ये एक फंड क्रिएट नहीं किया होगा जिसकी वजह से जो आप फील करते हैं, शिकायत फील करते हैं, वो जायज। तो डॉक्टर साहब इसका मतलब जब भी ये कमी का फायदा आवाम तक नहीं पहुंचता तो वो जो अरबों रुपए का फायदा होता है वो फिर हुकूमती खजाने में जमा होता है, वो सरकार के पास जाता है? फिर देखिए ना, जब लाजमी सरकार तो हर लिहाज से वो नुकसान नहीं उठाती। वो ये नहीं होता कि सरकार नुकसान उठा ले तो जो कीमत जो है वो सरप्राइज हो जाए। सरकार हर लिहाज से पैसे संभाल कर रखती है, बचा कर रखती है और वो नुकसान नहीं उठाती। सही। तो यही चीज है कि हमने उसकी फंड क्रिएट करने की कोई नेशनल पॉलिसी शुरू नहीं की। और उसके यही होता है कि दोनों तरफ उसको इजाजत होती है मूव करने की और उसकी काफी प्रोसीजर होता है जिसको। तो डॉक्टर साहब अभी जो चूंकि ये कीमतों का जो फाइनल इख्तियार होता है वो प्राइम मिनिस्टर के पास होता है, ओगरा तो सिर्फ एक समरी भेजती है, आप क्या समझते हैं ये इख्तियार ओगरा को शिफ्ट कर दिया जाए? चूंकि हम आमतौर पर देखते हैं 10, 11, 12 रुपए की अगर समरी गई है पेट्रोलियम मसनूआत में कीमतों में कमी की तो वो 2-3 रुपए का ही रिलीफ आवाम तक पहुंच पाता है, वो 8-9 रुपए तो हुकूमत दबा लेती है। और जब कभी इजाफे की समरी जाती है तो ऐसा भी होता है 3-4 रुपए की समरी गई है और हुकूमत ने 15-16 रुपए इजाफा कर दिया है। जी बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम मौजूद ही नहीं है। जो उनकी जरूरत होती है या जो उनकी जो स्विंग आ रहा होता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसको सामने रखकर तो वो कीमत बढ़ा देते हैं। मैं वैसे एक और चीज बताना चाह रहा हूँ कि आजकल इस जमाने में वो एक इंस्टेबिलिटी है, इंटरनेशनल मार्केट एनर्जी में इंस्टेबिलिटी है, जहाँ पर आप देखें कि जो हालात हैं, ये जो जंग के हालात हैं, एक तो जंग काफी अर्से से जारी थी रूस और यूक्रेन के दरमियान,
और एक जब मिडिल ईस्ट की जंग है। अभी ये मिडिल ईस्ट की जंग की वजह से बहुत ज्यादा दुनिया की हालत जो है वो खतरनाक हो गई है और इससे भी एनर्जी की कीमत के ऊपर, स्टेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा नेगेटिव। लेकिन डॉक्टर साहब, ये इस तरह के हालात तो दुनिया में पैदा होते ही रहते हैं। आज से 4 साल पहले जब कोविड आया था तो उस वक्त ऑयल प्राइसेस की इंटरनेशनल मार्केट माइनस में चली गई थी, लेकिन पाकिस्तान में हम उस वक्त भी 74, 75, 76 रुपए फी लीटर पेट्रोल खरीद रहे थे। तो वो 75 रुपए आखिर कहाँ जा रहे थे? अरबों रुपए उस वक्त भी हुकूमती खजाने में गए। तो ये उतार चढ़ाव तो इंटरनेशनल मार्केट्स में आते ही रहते हैं। नहीं, इंटरनेशनल मार्केट में आते रहते हैं, लेकिन हमें बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करते हैं, क्योंकि जो भी प्राइस अपस्विंग हो जाती है हमारी पब्लिक के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है पे करना, क्योंकि हमारी जो लेवल ऑफ इनकम ऐसी नहीं होती। तो मैं इस तरह आपको बता रहा था कि मैं एक लिहाज से एक खतरनाक ट्रेंड देख रहा हूँ कि ये जंग जो है ये एक ऐसी स्टेज पर जाने वाली है जब वो बहुत ज्यादा दुनिया की। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुलफराज अहमद साहब, साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम और एनर्जी मौजूद थे। गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। एक ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ मजीद अहम स्टोरीज आप तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। IMF वोट का पाकिस्तान के हवाले से इजलास अब 11 जनवरी को होगा और आलमी मालियाती फंड का एग्जीक्यूटिव वोट पाकिस्तान के लिए मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से 70 करोड़ डॉलर की अगली किस्त की अदायगी की हतमी मंजूरी के लिए 11 जनवरी 2024 को अहम मुलाकात करेगा। इससे पहले ये इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ये इजलास होगा और पाकिस्तान को एक किस्त मिलेगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो सका और जो शेड्यूल दिसंबर का था उसमें पाकिस्तान एजेंडे में ही शामिल नहीं था। अब ये मामला जनवरी तक चला गया है और अगर जनवरी में पाकिस्तान को ये मिलती है तो क्या ओवरऑल इसके डिले होने से पाकिस्तान के कुछ प्रोग्राम्स भी मुतासिर होंगे और फिर साथ साथ FBR और IMF की जो टीम है, टेक्निकल जो टीम है, उसके मुज़ाकरात अब मुकम्मल हो चुके हैं और टैक्स नेट बढ़ाने का प्लान IMF से शेयर कर दिया गया है। इसके क्या इस वक्त फ़वाइद सामने आ सकते हैं, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर इकरामुल हक साहब माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये IMF की सेकेंड इंस्टॉलमेंट आनी थी, ये अब दिसंबर में नहीं आ सकी, ये जनवरी में अगर मिलती है तो ये एक डेढ़ महीने के डिले से क्या ओवरऑल कोई इंपैक्ट क्रिएट होगा पाकिस्तान की इकॉनमी पर? ये 70 करोड़ डॉलर के लिए थोड़ा सा अब इंतजार करना पड़ेगा? जी, ये तो मामूल की डिले ऐसी हो जाती है क्योंकि दिसंबर में वहाँ छुट्टी होती है और छुट्टियों में बोर्ड जो है वो कम मीटिंग करते हैं। जो पहली मीटिंग थी फर्स्ट वीक की उसके एजेंडे में हम नहीं थे, ये कोई ऐसी अर्जेंसी भी नहीं थी, लेकिन यकीनी तौर पर जो हमने $6 बिलियन फॉरेन फंडिंग का अरेंज करना है इस वक्त, क्योंकि ज़ाहिर हमारे इस लेवल पर है कि वादा किया गया था वो अभी चूँकि इसलिए नहीं मिल पा रहे कि सऊदी अरेबिया भी जब से मिडिल ईस्ट में सिचुएशन हमास की और इजराइल की जंग की हुई है जी, तो उसमें वो अब कुछ मुश्किलात है। अभी UAE भी पॉलिटिक्स का तो बाकी देशों में भी मिल जाएगी किस्त, मगर वो ये भी देख रहे हैं IMF वाले कि चूंकि इलेक्शन कमीशन अगर ये शेड्यूल अनाउंस कर देता तो फिर शायद उम्मीद थी कि क्योंकि बहुत सारा इसमें इलेक्शन के शेड्यूल से भी टाइड अप है। अच्छा। क्योंकि दूसरी किस्त के मिलने का जो टाइम फ्रेम था उसमें ये शामिल थी कि इलेक्शन का शेड्यूल आ जाए और आखिरी जब इलेक्शन हो जाए, नई हुकूमत मुंतखब हो जाए, तो $3 बिलियन का ये जो स्टैंड बाई प्रोग्राम है इसकी ये शराइत थी। तो कुछ हमारी तरफ से भी तखरीर हुई है, मगर कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान के लिए मसला पैदा नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब डॉक्टर साहब कि अगर ये वाला जो प्रोग्राम है इसकी जो थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगी फिर वो मुंतखब हुकूमत ही आकर उसको रिसीव करेगी और इसके साथ साथ निगरान हुकूमत एक और प्रोग्राम के लिए जो अप्लाई कर रही है, तो फिर उसकी नेगोशिएशंस ये निगरान हुकूमत ही करेगी या फिर वो भी ज़ाहिर है कि चूँकि नेगोशिएशंस में टाइम लगता है और उसके लिए भी निगरान हुकूमत आकर अपने मैंडेट के मुताबिक ही बात करेगी IMF से? जी, नया प्रोग्राम तो जाहिर है कि ये नहीं कर सकते क्योंकि इन पे तो पाबंदी है कि कोई फ्रेश प्रोग्राम की नेगोशिएशन, इन पे पाबंदी है। जो इलेक्शन एक्ट का सेक्शन 230 है वो वाजे है इस बात में। ये सिर्फ ग्राउंड वर्क करेंगे, उसके लिए पेपर वर्क तैयार करके रखेंगे ताकि 24वां जो प्रोग्राम है वो एक लंबे अरसे का होगा, क्योंकि अभी से हमें पता है कि $70 अरब जो हमने अगले
3 साल में देने हैं एक्सटर्नल फ्रंट पे जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, तो उसके लिए हमें जो IMF के प्रोग्राम के बगैर हम नहीं कर सकेंगे। तो जो डिफॉल्ट का खतरा था वो तो इस प्रोग्राम की वजह से टल गया। आगे जो कंसोलिडेशन की बात है उसके लिए फिर नई मुंतखब कोई और मजीद 3 साल का लेना पड़ेगा। ठीक है। अब डॉक्टर साहब, जाहिर है जब IMF के प्रोग्राम में आप जाते हैं, जो उनकी शराइत होती हैं फिर वो भी माननी पड़ती हैं, गैस की बढ़ती कीमतें, टैक्स नेट को बढ़ाना, टैक्स कलेक्शन को बढ़ाना, अब इन सब पर अमल करना पड़ रहा है और एक तरह से IMF की मर्ज़ी के मुताबिक ही अमल करना पड़ रहा है। अब ये हमारी टैक्स इस्लाहात भी होनी है, टैक्स कलेक्शन का जो तरीक़ाकार है वो भी किस तरह करना है वो IMF ही हमें उसकी टेक्निकल टीम हमें बता रही है। तो ये इस तरह के अंदरूनी मामलात में IMF की मुदाखलत मुनासिब है, आप समझते हैं? जी, इसमें बड़ी कमजोरी तो हमारी अपनी है, क्योंकि कोई हुकूमत भी जो इस्लाहात के प्रोग्राम थे उनका जाते हैं और पिछली ऑब्लिगेशंस पूरा करने की पोजीशन में नहीं होते तो सख्ती बढ़ती जाती है। फिर एक जमाना आता है कि वो खुद आकर आपके रेवेन्यू बोर्ड के ऊपर और बताते हैं कि जी अब आप ये, क्योंकि उनका तो असल मसला ये होता है कि इतना रेवेन्यू जनरेशन हो कि वो अपनी अकसात ले सके जो पिछली हैं या एडजस्ट कर सके। तो पाकिस्तान में इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि किसी भी हुकूमत ने कोई IMF का प्रोग्राम पूरा नहीं किया सिवाय एक के जो ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये लोकली हम इस टैक्स कलेक्शन को, टैक्स नेट को हमें बढ़ाना है तो कौन कौन से स्टेप्स हमें उठाने पड़ेंगे? IMF की टेक्निकल टीम से हमने प्लान शेयर कर दिए, लेकिन अमली तौर पर आम तौर पर पाकिस्तान में ये बड़ा मुश्किल नजर आता है कि FBR फाल होकर काम कर सके। तो डॉक्टर साहब, इसमें FBR की इस वक्त जो परफॉर्मेंस है ओवरऑल, जो टैक्स कलेक्शन और टैक्स नेट को बढ़ाने का उनका टारगेट है, ये आपको लगता है कि ये बेहतर तरीके से चल रहा है या इसमें अभी भी काफ़ी कैपेसिटी मौजूद है? कई ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको टैक्स नेट में लाया जा सकता है और लाया जाना चाहिए। यकीनी तौर पर जैसे रिटेल हमारे यहाँ बहुत अंडर टैक्स्ड है, क्योंकि 1% तो इससे 2% तक उनकी शेयर है सिर्फ टैक्सेशन में, जबकि देखा जाए तो GDP में उनका 20% शेयर है। रियल एस्टेट का भी यही हाल है कि वहाँ भी बहुत सी मराद की वजह से वहाँ से भी सही टैक्स नहीं आता जो उनका। और एग्रीकल्चर तो आपने देखा कि सूबों का अगरचे मामला है मगर वो इसमें किसी किस्म का टैक्स कलेक्ट करने के लिए तैयार नहीं है। वहाँ टैक्स लॉस तो है। तो अगर पूरा एक ऐसा सेक्टर जो 20-25% GDP का है वो टैक्स से बाहर हो तो बहुत मुश्किल पेश आती है। अब अगर नेट को वसी करना है उससे पहले ये सोचना चाहिए कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है उसका रेट तो तभी कम हो सकेगा, गरीब लोगों को तभी फायदा मिल सकेगा अगर डायरेक्ट टैक्स की बढ़ाया जाए। और वो उसके बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि जो अमीर लोग हैं उन पर टैक्स लगाया जाए, मगर वो तो उनको नॉन फाइलर करार देकर उनसे थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स लेकर उनसे गोशवारे लिए जाते हैं। अब IMF ने इस बात पे जोर दिया है कि आप इनके खिलाफ सख्ती कीजिए, तो ये आजकल नोटिस दे रहे हैं हम नॉन फाइलर्स को जो रिटर्न्स फाइल नहीं कर रहे हैं। उनके लिए कुछ टाइम। डॉक्टर साहब, ये अमली तौर पर कितना आसान होगा ये सख्ती करना, और इस सख्ती के बाद उनको इस एक रिटर्न फाइल करना नहीं बल्कि टैक्स भी जमा करना, इससे मुतालिक आपसे मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इकरामुल हक साहब। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में LNG की फराहमी के लिए चीन और मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनीज से मुआहदे हो गए हैं, जिससे मुल्क में $500 मिलियन की सरमायाकारी आएगी। इस सरमायाकारी से कितना फ़ायदा उठाया जा सकेगा, इस रिपोर्ट में जानेंगे। तो LNG की फराहमी के लिए चीन और UAE से ये मुआहदे हो चुके हैं। $500 मिलियन की सरमायाकारी इससे आएगी। इसी पर मजीद गुफ्तगू करते हैं। मोइन रज़ा साहब, साबिक MD PPL हमारे साथ मौजूद हैं। मोइन साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अब ये जो 2 ममालिक से मुआहदे हुए हैं, ये पाकिस्तान की मईशत में कितना कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं और इससे आने वाले दिनों में हम कितनी बेहतरी होते देखेंगे? देखें, मुआहदे तो हो गए लेकिन किस कॉस्ट पे हुए क्या, क्योंकि ये तो मतलब नेट फॉरेन एक्सचेंज एक्सोडस है, बेसिकली यहाँ से एग्जिट होगा। और तो मईशत के लिए तो मतलब गैस की फराहमी कंटिन्यूस रहेगी, लेकिन किस कॉस्ट पे, ये इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये अभी तो इसकी ट्रांसपेरेंसी को इतनी क्लैरिटी उसमें तो नहीं है अभी, लेकिन कॉस्ट अगर इसकी जैसे इंडिजिनस गैस है उसकी कॉस्ट तकरीबन $4 से $5 के करीब आती है पर 1000 क्यूबिक फीट या पर यूनिट लेट्स से। तो वो अगर उसमें वो तकरीबन मेरा ख्याल है 9-10 के ऊपर भी होते हैं, वैसे तो 15-16 तक जाती है। और वो नेट एक्सपेंडिचर है, उसमें कोई
गवर्नमेंट को तो कोई फायदा होता नहीं है। सही। तो है मतलब मईशत पे तो नेचुरली जितना ज़्यादा आप इंपोर्ट करेंगे उतना ही आपको फॉरेन एक्सचेंज देना पड़ेगा, खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, टैक्स के थ्रू रिकवर होगा, गैस प्राइस बढ़ाने से रिकवर होगा, या फिर अगर सब्सिडी देंगे तो फिर वो फिर आपके बजट के ऊपर इफेक्ट होता है, इन्फ्लेशन और दूसरी चीज़ें, ऑल दोस थिंग्स। लेकिन ठीक है, अब मोइन साहब ये जो मुआहदे के तहत बाइसन एनर्जी, अब ये कई ममालिक ऐसे हैं, अबू धाबी है, ओमान है, ऑस्ट्रेलिया है, नाइजीरिया है, जिनसे अब आज़ादाना LNG की ख़रीदारी कर सकेगा, और ज़ाहिर ये एक प्राइवेटली होगी, इसमें कहीं हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। तो आने वाले दिनों में ऐसे मज़ीद मुआहदे हो सकते हैं, इस अमल में कहीं कोई रुकावट, कोई मुश्किल तो नहीं आएगी, चूँकि इसमें ज़ाहिर हुकूमत दरमियान में मौजूद नहीं है। लेकिन अगर ये प्राइवेटली भी होता है तो प्राइवेट पार्टीज जो होती हैं वो कोई भी चीज़ बगैर कमर्शियल बेनिफिट्स के तो नहीं करती हैं। और कमर्शियल बेनिफिट्स का मतलब ये है कि इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग समथिंग फॉर लाइक $15 देन यू वुड लाइक टू मेक एटलीस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा हो गया, दुनिया भर में ही बढ़ गया एक्चुअली, USA कनाडा में भी कोई 8-9% के करीब है, पाकिस्तान में 25% के करीब है। तो अगर इंटरेस्ट आपका जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है इन कंपनीज का वो मॉडल होगा कम से कम 20% से ज़्यादा का, तो आप खुद देख लें कि वो इतना मार्जिन उसके ऊपर और मजीद कर लें। तो अगेन अगर प्राइवेट पार्टीज भी लेकर आ रही हैं तो उससे मैं इसका सिर्फ और सिर्फ एक बेनिफिट है जी, और वो है कि गैस पाकिस्तान में आएगी। एट व्हाट कॉस्ट एंड हाउ मेनी पीपल कैन अफोर्ड दैट, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। ठीक है, तो मोइन साहब आप भी पाकिस्तान में आएगी, अब इस वक्त तो पाकिस्तान में गैस बहुत महंगी है, अगर ये बाइसन एनर्जी के तहत ये गैस पाकिस्तान आती है और सार्फिन का इन्हिसार सुई सदरन और सुई नॉर्दर्न पर कम होता है, तो आने वाले वक्तों में गैस की कीमत को आप नीचे आता देख रहे हैं, चूंकि ये तो हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। नहीं, ये तो तकरीबन नामुमकिन बात है। अच्छा, गैस की कीमत कभी भी कम नहीं हो सकती। अभी तो देखें, अगर ये SSPC और SNGPL की वजह से तो गवर्नमेंट फिर भी रेगुलेट कर देती है, और अगर ये नहीं होता है तो नेचुरली मार्केट बेस्ड जो प्राइस होती है वो हमेशा एक्सपेंसिव होती है। गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, तो उसके सामने बहुत सारी दूसरी चीज़ें होती हैं। अब ये इस वक्त तो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है भी नहीं, तो इनको कोई इशू भी है, वरना तो आपको फिर जाना पड़ता है अपने। ठीक है मोइन साहब, आखिर में बस ये बता दीजिएगा कि अब ये पाकिस्तान में इस वक्त गैस की शदीद किल्लत है, गैस महंगी भी है, हुकूमत ऐसे कौन से इकदाम उठाए कि ये गैस की कमी को पूरा किया जा सके? मुझे कीमत तो नीचे आना मुमकिन ही नहीं है, आप बता चुके हैं। मैं ये कह रहा था कि देखें, फौरी इक़दाम देखें, there is no magical wand available, there is no magical solution except that we need to cut down our expenses, we need to cut down our luxuries, we need to cut down on और ये जो basically when we talk about the cutting down the expenses, we are talking about cutting down on the जैसे कहते हैं ना austerity measures, बड़े बहुत ही वॉर फुटिंग बेसिस के ऊपर, ठीक है, बड़ी हैवी ऑस्टेरिटी मेजर्स करनी पड़ेंगी। सही, यानी कि याशियों को कम करना पड़ेगा। सही, और उसमें बहुत सारी चीज आ जाती हैं। ठीक है, लग्जरीज को कट डाउन करना पड़ेगा और बड़े हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठकर गैस की इस कमी को और बहरान पर काबू पाना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोइन रज़ा साहब, साबिक MD PPL गुफ्तगू कर रहे थे। गुफ्तगू नाज़रीन आपने सुनी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।